नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चार ऐसे कंपनीज देखेंगे, चार ऐसे स्टॉक्स देखेंगे विच आर हाई ग्रोथ, हाई पोटेंशियल स्टॉक्स. सम ऑफ दीज हैव ग्रोथ विच इज़ इन एन एडवांस स्टेज एंड सम ऑफ देम हैव ग्रोथ विच इज़ जस्ट कम नाउ. मतलब अभी बहुत रिसेंटली बॉटम आउट होकर टर्न अराउंड हुए हैं कुछ कंपनीज, राइट. तो ये एक चीज़ है इन कंपनीज के बारे में. द सेकेंड थिंग इज़ दीज कंपनीज आर अ बेनिफिशरी ऑफ सम मैक्रो चेन. तो मैक्रो चेंज, तो कोई एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का प्लेयर है, तो कोई एक प्लेयर है जो लैब ग्रोन डायमंड्स का जो एक्सपोर्ट्स बड़े हैं पिछले 2 साल में, the player has benefited from that. Third one is like data centers और coal gasification के जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको पूरा एंड टू एंड कंप्लीट करने में लगा है. तो मैक्रो चेंजेस जो हुए हैं, सो दीज 4 कंपनीज हैव benefited from those macro changes. So one by one we'll just review each of these companies. The first company is Engineers India. So if you recollect, couple of 1 month back we had done this analysis of CMPDI. CMPDI is the subsidiary of Coal India. It is the brain of Coal India, right? तो Coal India को कहीं कुछ एक्सप्लोर करना है, चाहे फिर कोल हो, लिग्नाइट हो, डायमंड हो, लिथियम हो, CMPDI does the complete planning for it. तो उसका पूरा feasibility analysis, environmental clearances, budgeting वगैरह CMPDI करता है, right? Similarly Engineers India भी PSU कंपनी है जैसे CMPDI है. एंड इंडिया के जो भी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, जैसे HPCL को अपनी एक नई रिफाइनरी बांधनी है, या फिर कोल गैसिफिकेशन के लिए जो भी साइट्स फाइनलाइज करके वहाँ पे कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स बनाने हैं, या फिर कोई डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो ये सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है इनको एंड टू एंड Engineers India जो है वो फुलफिल करता है, राइट. सो दिस कंपनी हैज़ द ब्रेन प्लस द हैंड्स एंड लेग्स एज वेल. तो ब्रेन मतलब जो भी CMPDI जैसा कंसल्टिंग का काम है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, दैट इज़ व्हाट Engineers India डज. दिस इज़ लाइक अ हाई मार्जिन बिजनेस, वेरी सिमिलर टू कंसल्टिंग बिजनेस, राइट. प्लस इट हैज़ द लेग्स, इट हैज़ द हैंड्स एंड लेग्स एज वेल. तो वो प्रोजेक्ट जो सोचा है, जो प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट भी यही कंपनी करती है. तो ये EPC कंपनी है. करीबन 60% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द EPC बिजनेस. तो करीबन 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, विच इज़ 4x FY26 सेल्स. तो 16,000 करोड़ 4x FY26 सेल्स का ऑर्डर बुक है इस कंपनी का. इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 60% है. मतलब ये एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. इसका ROE ROC 25 के ऊपर है. तो मुझे नहीं लगता है मार्केट ने अभी तक इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को सही तरीके से डिस्काउंट किया है, बिकॉज दिस कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 21 एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो. और वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो दिस कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 21. तो एक B2B कंपनी है. 20-25% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है फ़िलहाल. बट जो ये प्रोजेक्ट्स ये कंपनी के पास आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू दिस कंपनी. सो Engineers India इज समथिंग विच यू कैन रीड फर्दर. तो ये लेवल 1 एनालिसिस है. दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्लीज़ माइंड दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस. आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करके यू पुट कंपनीज इन योर पोर्टफोलियोज, और यू डू योर ओन level 2 analysis. You can research for your own stocks, right? So the next company which we take is Goldiam International. तो Goldiam International को एक काम करते हैं, we'll analyze it with one of its peers. So its peer is Renaissance Global. तो peer के साथ थोड़ा analysis करके देखते हैं, ताकि इसकी जो पॉजिटिव्स है, इसके जो प्रोज है, वो अच्छे से, मतलब उसकी जो खूबियाँ है वो अच्छे से दिख के आ जाएगी आपको, राइट. तो गोल्डियम इंटरनेशनल और रेनाइसेंस ग्लोबल दोनों कंपनीज जो है स्टडेड डायमंड ज्वेलरी जो है वो US को एक्सपोर्ट करते हैं. दोनों कंपिटिटर्स है एक दूसरे के, राइट. नाउ व्हाट मेक्स गोल्डियम इंटरनेशनल बेटर देन रेनाइसेंस ग्लोबल, राइट. अगर आप देखोगे गोल्डियम इंटरनेशनल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेनाइसेंस ग्लोबल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 3x है. तो ये क्यों है? देयर आर टू थिंग्स, सॉरी. The first thing, Goldiam International has completely moved away from traditional diamonds to LGDs. LGDs is lab grown diamonds. Lab grown diamonds में क्या होता है, इसमें जो कारीगरी होती है, उसमें जो डिज़ाइन है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, राइट. सो कंपनीज command better margins because the product offerings are many. मतलब because of the design, the freedom to design, there is a lot of margin that companies earn. मतलब जो भी making cost है उस पे companies अच्छे margins कमा सकते हैं. So this is one thing.
Renaissance Globals is still stuck with traditional diamonds, जो थोड़ा जड़ता ज़्यादा होती है, मतलब हैवी होता है, मतलब उसमें आप डिज़ाइंस उस तरह के कर नहीं सकते हो स्टडेड ज्वेलरी में जिस तरह आप लैब ग्रोन डायमंड्स में कर सकते हो. तो 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स विच गोल्डियम डज इज लैब ग्रोन डायमंड्स. तो ऑलरेडी इट हैज़ अराइव्ड इन LGDs, राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, गोल्डियम ने पिछले एक साल में बहुत अच्छे से ये किया है. जब वो ट्रम्प के टैरिफ्स लगे थे तो व्हाट इट हैज़ डन इज़ इट मैन्युफैक्चर्स और थोड़ा अपस्ट्रीम काम जो डायमंड का होता है, पॉलिशिंग वगैरह का, वो इंडिया में करता है. एंड ना US में अपने छोटे वर्कशॉप्स या फैक्ट्रीज डाले हैं जहाँ पे वो फिनिशिंग करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टैरिफ्स लगते नहीं हैं, राइट. तो मार्जिन प्रोफाइल ऑफ गोल्डियम इज़ फार बेटर फ्रॉम Renaissance Global. तो इसका जैसे मैंने बताया कि 3x ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है. एंड गोल्डियम जो है वो थोड़ा B2C बनने की कोशिश कर रहा है, बट डोमेस्टिकली बनने की कोशिश कर रहा है. तो इसको रियलाइज़ हुआ है कि यार इसका जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन जो है पूरा US में है, और US के ऊपर आप थोड़ा कम ही भरोसा कर सकते हो अभी. तो B2C जो है वो इंडिया में अपने रिटेल स्टोर्स लेके आ रहा है, इसलिए गोल्डियम का जो P जो है वो 30 के ऊपर है. एंड Renaissance is being given a PE of 12 because it's a pure play B2B company. So Goldium is something which you can read. अगर B2C कंपनीज के स्टोर्स अच्छे से ऑपरेशनल होते, बढ़ता है बिजनेस, तो आप इसका री रेटिंग देख सकते हैं. दिस वाज द सेकेंड कंपनी. द थर्ड कंपनी इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स. तो क्या होता है, जब आप सोलर मॉड्यूल्स बनाते हो तो सोलर मॉड्यूल्स में ना सोलर ग्लासेस लगते हैं. ना दीज सोलर ग्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलर मॉड्यूल्स, क्योंकि ये सनलाइट को अच्छे से कैप्चर करते हैं, मतलब अच्छे से कैप्चर करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. जो पावर जनरेशन की एफिशिएंसी है वो बढ़ाते हैं. दैट्स व्हाई सोलर ग्लास is very critical to solar modules. Now the problem is we import 70% of solar glass because we do not have those kind of capacities in India. There is only one listed player, Borosil Renewables, which manufactures solar glass. तो इनका केपेक्स भी देखोगे तो ऐसा धड़ाधड़ एक तरह से केपेक्स हो रहा है इस कंपनी का. करीबन 2000 MTPA का केपेक्स पिछले 2 साल में लगा है इस कंपनी का. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत शानदार चीज़ की है. गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि हमको ये जो सोलर ग्लास की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये भी पता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पूरा सपोर्ट देना है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो चाइना, वियतनाम से जो भी इम्पोर्टेड सोलर ग्लास आ रही है उस पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली है. बट द ड्यूटी इज़ लाइक जस्ट 5% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ सोलर ग्लास विच बोरोसिल रिन्यूएबल और कंपनीज लाइक बोरोसिल सेल इन इंडिया. सो दैट द प्रेफरेंस फॉर अ इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इज़ कि यार मेरे को बोरोसिल 5% सस्ता में मिल रहा है, इंडियन प्रोडक्ट है, उसको मैं ले लेता हूँ. बट अगर बोरोसिल का जो भी सप्लाई है वो ख़त्म हो गया, देन प्रॉब्ली आई विल पे 5% मोर, 7% मोर, एंड आई विल टेक दैट सोलर ग्लास फ्रॉम चाइना और वियतनाम और मलेशिया, राइट. तो that is what the Indian government has done. That's why you see Borosil has EBITDA margins of 33%, which shows pricing power. तो इसका जो strong pricing power, it is because of the fact that the government is trying to protect local or domestic industries. तो import substitution का एक important play है. Borosil का profit growth is 500% in the last 1 year. So this is a high growth company. Import substitution का काफ़ी strong एक तरह से tailwind है इस company में, right? Then the last company that we discuss is Bhagirath. Bhagirath is an agrochemical company. Bhagirath जो है insecticides, fungicides, ये सब चीज़ें बनाती है. So whenever you analyze agrochemical or chemical companies, you need to look at certain leading indicators, क्योंकि the chemicals that they make, it's very difficult to understand कि वो क्या होता है. बल्क है, स्पेशलिटी है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो यू नीड टू स्टडी 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट आपको देखना होता है कि क्या वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, क्योंकि केमिकल कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ दिखना पूरा सिक्लिकल होता है ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भागीरथ में 30% वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू सी कि पैट जो EBITDA है, नॉट पैट, बट जो मार्जिन्स है उनका क्या स्टेट है, वो एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, टर्न अराउंड हो रहे हैं. तो इफ़ यू लुक एट भागीरथ, बहुत रिसेंटली द वॉल्यूम एज वेल एज द मार्जिन्स टर्नड अराउंड. तो पैट जो है या फिर EBITDA जो है वो एक्सपेंशन काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, एंड द मार्जिन्स एंड द वॉल्यूम टर्न अराउंड वेरी रिसेंटली.
थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इन्वेंट्री ऑफ टेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री इनके फैक्ट्रीज में जम रही है या फिर कम हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सॉलिड इन्वेंट्री ऑफ टेक हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री कम हो रही है। मतलब ऑब्वियसली मानसून्स आए हैं, अभी खरीफ का सोइंग हुआ है, तो ऑब्वियसली फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इन्वेंट्री कम हो रही है, शेल्फ्स पे से इन्वेंट्री कम हो रही है, राइट। द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू सी वेदर एनी ऑफ दीज कंपनीज इज डूइंग केपेक्स, बिकॉज क्या होता है कि ये बहुत सिक्लिकल कंपनीज होते हैं, तो मैनेजमेंट जब तक एक्स्ट्रा डिमांड नहीं देखता है तब तक वो एक्स्ट्रा केपेक्स नहीं करता है। तो दिस कंपनी इज डूइंग अ केपेक्स ऑफ 9,000 MTPA। देयर इज ओनली वन रिस्क टू दिस बिजनेस कि अगर मानसून्स, जो कि IMD कह रहा है कि 35% से कम हो गए, तो इफ मानसून्स टेक अ हिट देन वी वुडंट रिक्वायर दोज मेनी फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज द कल्टिवेशन इटसेल्फ वुड टेक अ हिट। तो एक ये बहुत बड़ा thread Bhagirath में दिख रहा है, but the stock has turned around and so has its EBITDA profile or EBITDA margins. So read about these companies. These are not stock recommendations. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.